गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज पॉलिटिकल साइंस का जो कोल्ड वार चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रखा है उसकी आगे वीडियो बना रहा हूँ बेटा। मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके डिस्कस द मीनिंग एंड काज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वार। तो ये कोल्ड वार के बारे में अपन ने सारा पढ़ रखा है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने कराया था, टर्म्स के अंदर भी मैंने करवा दिया। अब कॉजेज आप करेंगे, कोल्ड वार के क्या कारण थे। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट ड्यूरिंग वॉर, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1939 के अंदर और 1945 के अंदर, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तब ये फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वार था, सॉरी, ये समाप्त हो गया था। लेकिन ये 5-6 साल के अंदर जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हो गया था, जो ट्रस्ट था, एक दूसरे के ऊपर विश्वास था, वो सारा ख़त्म हो गया था। जिस वजह से जो अपने आप को सुपरमेसी करने की जो होड़ थी वो स्टार्ट हो गई थी बेटा। ठीक है। और दूसरा कारण क्या था बेटा, वॉर स्ट्रेटजी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एम्ड एट कंटेनमेंट ऑफ रशिया इवन ड्यूरिंग वॉर। तो ये वेस्टर्न कंट्री थी बेटा, जो वो रशिया के ऊपर अपना कंटेनमेंट करना चाहती थी, उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। द सोवियत रशिया हैड इन 1942 प्रपोज टू द वेस्टर्न पावर्स टू ओपन ए सेकेंड फ्रंट ऑफ द फाइटिंग अगेंस्ट द नाजीज इन यूरोप। तो ये रशिया ने कहा था कि आप नाजी के ऊपर अटैक करो, बट इंग्लैंड एंड फ्रांस डिड नॉट एक्सीड टू इट। इन्होंने नहीं माना। दे केम फॉरवर्ड विद देयर काउंटर रिजोल्यूशन ऑफ यूटिलाइजिंग द यूएस एंड ब्रिटिश फोर्स which were soon to march towards the north of Balkans Peninsula after defeat the Nazis there। तो ये भी आप कह सकते हैं कि वो रशिया के खिलाफ थे और अमेरिका और इंग्लैंड को साथ में लेकर वो एक ग्रुप को पावरफुल बनाना चाहते थे। तो ये भी एक रीजन आएगा बेटा। एफर्ट्स एट इनलार्जिंग एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, तो वो क्या था, जो बड़ा एरिया था उसको प्रभावित करना था, उसके एफर्ट्स करना। Soon after the Second World War, both the Soviet Union and the Western countries began to make efforts at enlarging their areas of influence। वो अपने एरिया को बढ़ाने लग गए कि जिससे वो विश्व को प्रभावित कर सके कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं। द वेस्टर्न अलाइज ऑन द वन हैंड एंड द सोवियत यूनियन ऑन द अदर हैंड। जो वेस्टर्न अलाइज था, जैसे अमेरिका और उसका ग्रुप था, वो एक साइड हो गया, और रशिया और उसका ग्रुप एक साइड हो गया। स्टार्टेड देयर मोस्ट इफेक्टिव endeavors on the others, winning over to their own side of the chief politician parties of the various countries। तो ये दोनों कंट्रियों के अंदर होड़ सी लग गई थी कि हम अपने आप को शक्तिशाली बनाए, वो कहता हम अपने ग्रुप को शक्तिशाली बनाए। इस वजह से वो दूसरी कंट्रियों के साथ क्या था, एलाइज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, समझौते करने स्टार्ट कर दिए। सीक्रेट ऑफ एटॉमिक वेपन्स डिस्क्लोज्ड बाय अमेरिका टू इंग्लैंड बट नॉट टू द सोवियत यूनियन। तो जो अमेरिका ने था, ये इन्होंने क्या किया था, सीक्रेटली एटॉमिक जो हथियार थे वो बनाने स्टार्ट कर दिए, और इन्होंने इंग्लैंड को दिए, और सोवियत रशिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, सोवियत यूनियन को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो भी उनको गुस्सा आ गया, जिस वजह से उन्होंने अपना जो उन्होंने भी फिर अपना एटॉमिक पावर है उसको मजबूत करना स्टार्ट कर दिया, और फॉरेन के अंदर अपनी जो पावर थी उसको दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो बेटे इस वजह से ये जो कोल्ड वार था वो स्टार्ट हो गया था। आपको पता है कि दोनों जो शक्तियाँ थी वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत बनाने वाली थी, ज़्यादा मजबूत करने वाली थी। तो ये 3-4 पॉइंट है बेटा, इस कारण ये जो कोल्ड वार है वो स्टार्ट हुआ था। हाँ जी बेटा, एक ये इंडिया का क्या रोल है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर। तो ये आप देखोगे, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ नैम। भारत क्या है, नैम का फाउंडर माना जाता है। इंडिया हैज ऑलवेज प्लेड एन इफेक्टिव रोल इन स्ट्रेंथिंग नैम। भारत ने हमेशा ही नैम को मजबूत करने की कोशिश की है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ नैम, इंडिया हैज प्लेड ए विगरस एंड एक्टिव रोल।
नैम को मजबूत करने में भारत ने क्या किया है, एक्टिव रोल प्ले किया है। नॉन अलाइंड कंटिन्यूज टू बी ए मेजर प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी उसके अंदर भी नॉन अलाइंड को इम्पोर्टेंस दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है। राजीव गांधी, स्मिथ, इंदिरा गांधी हैव ऑलवेज सपोर्टेड एंड स्ट्रेंथन द पॉलिसीज ऑफ नैम, इनको मजबूत किया है। द इंडियन stewardship during 1983 to 1986 made the NAM more respectable than before। तो इन्होंने और ज़्यादा इसको बढ़ावा देने की, यानी कहने का मतलब क्या, भारत ने हमेशा ही नैम का सपोर्ट किया है और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। रोल ऑफ इंडिया इन एवरी मीटिंग ऑफ नैम अज्यूम सिग्निफिकेंस। प्रत्येक मीटिंग के अंदर जो नैम की मीटिंग होती है उसके अंदर भारत का सिग्निफिकेंस रोल है। इट हैज़ प्लेड ए की रोल इन द सर्वाइवल ऑफ नैम। तो उन्होंने की रोल, एक सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल रोल प्ले किया है। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द अमेरिकन ब्लॉक एंड रशियन ब्लॉक, द सिटीज ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ नैम स्टार्टेड आर्ग्यूइंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नैम। जब ये जो रशिया ब्लॉक है वो टूट गया था, तब से क्या किया है, जो क्रिटिक्स थे वो नैम के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाने लग गए थे। बट इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड नैम एंड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ 10th समिट आर then Prime Minister Narasimha Rao asserted that a unipolar world cannot reduce the NAM to a mere bagatelle, कि ये कुछ जो विश्व है वो नैम को ख़त्म नहीं कर सकता। जो इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं इससे इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। इन इज एड्रेस टू द मीट ही गेव ए कॉल फॉर ए न्यू चार्टर ऑफ द नैम फॉर कर्विंग आउट ए चेंजड रोल इन नैम। तो नैम को अब उन्होंने एक नया रोल प्ले करने के लिए बोल दिया। इंडिया प्लेड ए लीडरशिप रोल इन द डेलीब्रेशंस एंड डिसीजंस ऑफ द 10th नैम समिट। तो भारत ने क्या किया है, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण डिसीजन मेकर की भूमिका निभाई है। ड्यूरिंग द 11th नैम समिट इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन ए मेजर नैम एक्सपोनेंट। भारत 11वें समिट के अंदर भी जो इसका रोल है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। इंडिया कंटिन्यूड इट्स फेथ एंड सपोर्ट टू नैम एंड हैज़ ऑलवेज ट्राई टू अचीव द एम ऑफ नैम। भारत हमेशा ही जो इसके एम्स से उसको अचीव करने के अंदर अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नॉन अलाइनमेंट कंटिन्यूज टू बी ए मेजर प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इन Feb 1995 then the Minister of External Affairs Mr. Pranab Mukherjee declared India's full and continued faith in the NAM. In 1996 the short-lived BJP government lost no time in stating India's continued faith in NAM. तो जून 1996 यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड इट्स कमिटमेंट टू नैम इन अप्रैल। तो इसमें सभी ने क्या किया, नैम के ऊपर अपना पूरा जोर दिया कि भारत हमेशा ही नैम का सपोर्टर है, नैम का सपोर्टर है और जो भी इसके एम्स है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। और नैम है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी का भी एक हिस्सा है और हमेशा ही भारत ये चाहता है कि जो विश्व की समस्याएं हैं उनको मिल बैठकर शांति से निपटारा करना चाहिए और अपने अपने देश का विकास करना चाहिए और जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन करना चाहिए और जो रिसोर्सेज हैं उनका भी प्रॉपर यूटिलाइज करके अपने आप को डेवलप करना है। तो ये सारा आप इसके अंदर देख लोगे बेटा। इसके अंदर एक ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO। तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। तो इसका क्या है मीनिंग, क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक constitutes a framework for eliminating the existing era of international economic system which is mostly catering to the needs and interest। मैं सीधे आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या है, एक नई न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब क्या है, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौता था ये, जो ये विकासशील देश थे उनके अंदर था और उनके द्वारा ये न्यू एक ऑर्डर को लाकर जो भी अपने रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज करके विकसित देशों के बराबर हम भी खड़े हो सकें।